आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ दौरे पर रहेंगे। यूपी पुलिस के चयनित सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। यूपी कांग्रेस भागीदारी न्याय सम्मेलन की करेगी शुरुआत। आज से पिछड़ी जातियों को जोड़ने की तैयारी। सभी जिलों में सम्मेलन करेगी कांग्रेस पार्टी। लखनऊ के जीएमयू के सीनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 5 नए केस आए सामने। 7 साल की बच्ची, 79 साल के बुजुर्ग भी शामिल। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद शासन की मॉनिटरिंग। प्रश्न चिन्ह लगने के बाद शासन ने बनाई कमेटी। राम मंदिर के आसपास अब नहीं बनेंगे ऊंचे भवन। 7.5 मीटर से ज्यादा निर्माण पर लगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 दिन बढ़ी। टीचर 16 जून से ही आएंगे। हीट वेव के कारण लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 60,244 अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आपको बता दें 15 जून यानी कल लखनऊ में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। तो गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होगा ये भव्य समारोह। भर्ती में 12,048 महिला अभ्यर्थियों को जगह मिली है। पहली बार बड़े पैमाने पर महिला सिपाहियों की नियुक्ति हुई है। तो 8 सालों में पारदर्शी व निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का नतीजा है। 1,174 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से कल ये समारोह होने वाला है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम जुड़ी और क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। शिवा। देखिए तन्वी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और 12 बजे के आसपास जो पीजीआई का डिफेंस एक्सपो ग्राउंड है, वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 60,244 पदों पर जो सिपाहियों की भर्ती हुई है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। भाजपा सरकार के तमाम नेता और जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस आयोजन के चलते 12 जिलों में रूट डाइवर्जन किया गया है, जिसमें लखनऊ के आसपास में जितने भी जो संबंधित जिले हैं उसमें भारी वाहन का जो प्रवेश है वो पूरी तरीके से वर्जित किया जाएगा। और जब तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह लखनऊ पे रहेंगे, और जरूर इस आयोजन को भव्य इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पहली बार प्रदेश में इतनी बड़ी सफल परीक्षा हुई है। और इतनी भारी तादाद में जो एक साथ पुलिसकर्मी जो यूपी पुलिस का हिस्सा बनेंगे, वो एक गौरवशाली इतिहास रहेगा। खास बात इसमें ये है कि 12,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी यूपी पुलिस का हिस्सा बनेंगी और उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इसके लिए जो अलग अलग जिलों में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको लाने की जो कवायद है वहां के एसपीज को दी गई है कि बस के रास्ते उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को लखनऊ जिला लाया जाएगा। और जो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड है जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, वहां पर सभी लोगों को एक छत के नीचे 60,244 अभ्यर्थियों को बैठा करके उनको नियुक्ति पत्र दी जाएंगे। बड़ा कार्यक्रम है कल के लिए और सरकार के लिए भी बड़ी सफलतापूर्ण एक आयोजन कहा इसलिए भी जाएगा क्योंकि ये वही भर्ती है जो पहली बार इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और इस परीक्षा को कैंसिल किया गया था। और इसमें लगभग 45 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन दूसरी बार सरकार ने इस पर पूरी तरीके से अमल पाया, पूरी तरीके से सिक्योरिटी पूरी परीक्षा की रही थी और सफल परीक्षा हुई। और इस परीक्षा में 60,244 पदों पे जो भर्ती थी वो सफल हुई है। तो सभी अभ्यर्थी कल एक छत के नीचे रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। और सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी इसलिए भी है क्योंकि एक साथ बड़ी पोस्ट में आना उन लोग के लिए भी एक बड़ा गौरव का दिन होगा। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे तकरीबन पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए लखनऊ पुलिस, लखनऊ जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जोरों से जुटी हुई है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 15 जून यानी कल लखनऊ में भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। इस कार्यक्रम को देखते हुए 10 जिलों में लागू होगा यातायात डायवर्जन प्लान।
तो 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में सनसनी फैली है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सड़क किनारे लावारिस शव मिला है। आपको बता दें, शव को नोच नोच कर खा रहे थे कुत्ते। कई दिनों पुराना है ये शव और शव प्लास्टिक के बोरों में बंधा हुआ मिला। इलाके में दहशत का माहौल है। राहगीरों ने इस शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, जो इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शव की शिनाख्त फिलहाल अभी नहीं हो पाई है और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एक लावारिस शव मिला है, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या हुआ है? क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है? शुरुआती जांच क्या हुई है जयवीर? तो बता दें कि जिस तरह से थाना टीला मोड़ का ये मामला है, इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की एक योजना है, जहां पर जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जिम्मेदारी है वहां पर साफ सफाई की। लेकिन अगर मौके पर देखें तो जिस तरह के वहां पर हालात है, जिस तरह की गंदगी वहां पर बनी हुई है, लोगों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड इसको कहा जा सकता है। पूरी तरह से इलाका डंपिंग ग्राउंड में तब्दील है। यहाँ पर एक शव जो बोरों में बंधा हुआ था, जो पूरी तरह से ढका हुआ था, और जो प्लास्टिक के बोरे थे उन बोरों में उस शव को ढका हुआ था। बावजूद उस शव की बात करें तो कुत्तों ने खींच कर, यानी कि जो झाड़ियों में जिस तरह से उस शव को फेंका गया था, उस शव को कुत्तों ने खींच कर निकाला है और जिसके बाद कुत्ते उस शव को नोच नोच कर खा रहे थे, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। हालांकि पुलिस भी अब मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वही सीसीटीवी फुटेज जो हालांकि जंगल है और लेकिन फिर भी जो आने जाने वाले रास्ते वहां पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है, पहचान की जा रही है कि आखिर क्या है। क्योंकि जो शव की जिस तरह के हालात की बात करें तो लगभग 8 से 10 दिन पुराना शव हो सकता है। शव के आसपास की बात करें तो लगभग 100 मीटर दूर तक उस शव के बदबू फैली हुई थी। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से। यानी कि पुलिस वालों की बात भी करें तो उस शव को उठाना एक पूरी तरह से कहा जा सकता है कि गंदे नाले में उतरना, जितनी बदबू हो सकती है उससे ज्यादा बदबू थी। पूरी तरह इलाके में बदबू फैली हुई है। लोग वहां से, हालांकि स्थानीय लोगों की बात करें तो सोसाइटी होने के कारण, क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो बाहरी लोग हैं और ऐसे सभी मामलों से डरते हैं और कहीं भी पुलिस के मामलों से बचने की कोशिश करते, तो जो लोग थे वो वहां पर नहीं पहुंचे और पुलिस उस शव को ले जा चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो तमाम जो जांच है पुलिस अब जांच करने की बात कह रही है। लेकिन लोनी की बात करें तो लोनी में जिस तरह से लोनी क्षेत्र, हालांकि टीला मोड़ जो थाना है वो ट्रांस हिल्डन क्षेत्र में पड़ता है, जो शालीमार गार्डन एसीपी के अंदर आता है, जहाँ का ये मामला है। हाई प्रोफाइल एक सोसाइटी होने के कारण आवासीय मकान है और बाहरी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। बड़े परिवार कहें तो दूर दूर से देश के विभिन्न हिस्सों से आकर यहाँ पर परिवार रहते हैं। ऐसे में शव की शिनाख्त करना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शव के जो हालात हैं पूरी तरह से खराब हैं। और जैसा कि आपने टीवी की स्क्रीन पर भी दिखाया, जो शव को जिस तरह से कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, तो पैर की एक हड्डी दूर से दिखाई दे रही थी। तो कहीं जिस तरह से अमानवीयता की बात करें, आसपास के लोगों की बात करें, तो लोगों को भी पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी कि इस तरह के हालात है। लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस को वहां पर सूचना नहीं दी। दूर के क्षेत्र के जो लोग थे, जो निकलने वाले थे, उन लोगों ने वहां पर पुलिस को सूचना दिया, जिस हालांकि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। अब खुलासे की बात, जांच की बात, ये सब जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर किसका शव था, कहां से आया, कि कौन अपराधी थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शव मिला है, लोगों में दहशत है और आस के बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते, तो ऐसे में प्रवासी लोग जो है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वही बात करें तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि उस एरिया की, उस इलाके की सफाई रखे। वहाँ पर जिस तरह से जो जंगल के से हालात वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो जीडे की जमीन और उस जमीन पर सफाई करना चाहिए, जिससे कि जो लोगों को राहत भी मिले और
घटनाएं ना हो। तो यहाँ पर पूरे लोग गंदा कुछ भी यहाँ पर ऐसा डंपिंग हो बाहरी लोगों ने, क्योंकि आसपास बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अवैध धंधे करती है, जिनमें प्लास्टिक के कचरे की बात करें, अन्य तरीके की वेस्टेज की बात करें, तो यहाँ पर देर रात या धरने के बाद, क्योंकि पुलिस की गश्त इस तरफ कम होती है और यहाँ पर फेंक जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक तरह से गंदगी माहौल होता है। तो ऐसे में लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो नहीं समझ पाए कि यहाँ पर शव पड़ा हुआ है या फिर किसी अन्य की गंदगी है। तो वो यहाँ पर शव काफी दिनों से पड़ा रहा, क्योंकि शव के जो को दिखाई नहीं दिया, कबाड़ में पड़ा हुआ था, जिसके चलते नहीं दिखाई दिया। अब कुत्तों की संभावना जताई जाती, जो शव था उसको कुत्ते ही खींचकर सड़क पर लाए और सड़क पर उसको डाल दिया, जिसके बाद इस शव पड़ा होने का पता चला। ठीक है, अब देखना होगा आगे की जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आती है। जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो गाजियाबाद खबर आपको बता रहे हैं, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, पहुंची पुलिस भी है। आसपास सीसीटीवी बंगाल में जो है पुलिस और इस मामले की गहरी जांच है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर लखनऊ से है, जहां कैसरबाग में चलाया गया चेकिंग अभियान। आपको बता दें, सुबह आलमबाग इलाके में पुलिस ने गश्त की, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ये गश्त की गई। तो सुबह आलमबाग इलाके में पुलिस ने गश्त की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस की तरफ से गश्त की गई। सुबह आलमबाग इलाके में पुलिस ने गश्त की, चेकिंग अभियान चलाया। कैसरबाग की तस्वीरें, जहां चेकिंग अभियान चलाया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह आलमबाग इलाके में पुलिस ने गश्त की, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ये गश्त की गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पुलिस युवक के सामने बनी रही मूक दर्शक। पहासू में युवक ने महिला दरोगा को धमकी दी और वाहन चेकिंग के दौरान युवक के बीच विवाद हुआ था। चेकिंग के दौरान पुलिस और युवक के बीच विवाद हुआ था। बाइक सवार 3 युवकों को रोकने पर भड़का युवक। तो वायरल वीडियो में महिला दरोगा को अपशब्द करते दिखा। युवक बोला, बाइक रोकने की हिम्मत कैसे हुई, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। 36 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया है। महिला दरोगा के सामने अधिकारी बने रहे मूक दर्शक। तो पहासू पुलिस और जिलाधिकारी भी खामोश रहे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर कौन है महिला दरोगा को धमकाने वाला। अलीगढ़ चौराहे के कस्बा पहासू का ये वीडियो बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये वीडियो वायरल हुआ और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक इस वीडियो पर संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस युवक के सामने मूक दर्शक बनी रही। युवक ने महिला को धमकी,
वीडियो भी आपको टीवी पर दिखे हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान महिला दरोगा और युवक के बीच ये विवाद होता नजर आ रहा है इस वीडियो में। और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक इस वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के चंदौसी तहसील अंतर्गत बनियाठेर थाना क्षेत्र से किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार वो काम से लौट रही थी, तभी गांव के ऑटो चालक आसिफ और उसके साथी फैजल ने रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की और थप्पड़ मारा। इस घटना की जानकारी परिजनों को देने के बाद पीड़ित मां के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने गंभीरता से मामला लेते हुए बीएनएस की कई धाराओं व पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत केस दर्ज किया। इंस्पेक्टर मेघपाल सिंह ने बताया कि आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। तो फैजल की तलाश जारी है। किशोरी ने बताया कि आरोपी पिछले 3 महीने से उसे परेशान कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उरमौरा में एक निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते प्रसव के कुछ घंटों बाद एक महिला की मौत हो गई। मृतका अंजू देवी, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, सुबह रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने सुरक्षित प्रसव का भरोसा दिलाया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद अचानक हालात बिगड़ने पर बिना रेफर पर्ची बनाए उसे वाराणसी भेज दिया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पति अजय ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने पहले सब कुछ ठीक बताया और मिलने तक नहीं दिया, बाद में अचानक रेफर कर दिया गया, जबकि महिला की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। शव लेकर लौटे परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी मुख्यालय अनिल कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, डिलीवरी केस था। अच्छा। सुबह में यहाँ एडमिट किया गया। डॉक्टर खून बोले वो सब मिला है और डिलीवरी हो जाने के बाद बोला गया कि माँ और बच्चे स्वस्थ। ये मिलने नहीं है 4 घंटे किसी को। उसके बाद वो लोग दवा मांगते गए, हम लोग देते गए, पैसा देते गए, हर एक चीज़ दिए। अचानक बोले कि रेफर करना होगा, सबको ऊबर बुलाए हमारे भाई लोग के। अचानक एम्बुलेंस में लाद के बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। जब भाई मेरा चढ़ा उसमें तो डेथ हो चुकी। जल्दी जब ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगा गाड़ी, वो चेक किया तो डेथ हो चुकी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रामा हॉस्पिटल के पास जो है हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं वहां पहुंचा था और लोगों को समझा बुझा के वहां से हटा दिया था। मैंने पूरा प्रकरण समझने की कोशिश की, मैंने लोगों से बात की वहां पर। तो लोगों के द्वारा बताया गया कि एक प्रसूता है जो रामा हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसको ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल के द्वारा उसको बिना पर्ची के, बिना रेफरल कोई कागज दिए उसको वहां से जो है दूसरी जगह के लिए रवाना कर दिया गया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। शव को हम लोग यहाँ मार्चुरी पर ले आए हैं और परिवारजनों से हमने कहा है कि आपको जो भी शिकायत है उस शिकायत के अनुसार आप एक प्रार्थना पत्र हमें लिख के दे दीजिए। खबर उत्तर प्रदेश में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आरओ प्लांट लगाए गए हैं, वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को ठंडा पानी मिल सके। सेंट्रल स्टेशन से हर रोज 3 लाख यात्री सफर करते हुए गुजरते हैं, जिसे देखते हुए पानी की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। अधिकारियों के दावों को चेक करने के लिए धरातल पर के न्यूज की टीम उतरी और हकीकत से आपको रूबरू करा रही है। सेंट्रल पर पानी की व्यवस्था ठीक होने की बात यात्री कहते दिखे। यात्रियों ने बताया कि प्लांट से और नल से ठंडा पानी मिल रहा है, जैसा कि पहले गर्म पानी मिला करता था, लेकिन इस बार कानपुर सेंट्रल में नॉर्मल पानी मिल रहा है और ठंडा भी। यात्रियों के लिए पानी की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए कानपुर सेंट्रल के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। यात्रियों ने भी बताया कि पानी ठंडा मिल रहा है। इससे पहले तो सफर के दौरान कानपुर सेंट्रल स्टेशन में गर्म पानी मिला करता था, लेकिन इस बार गर्मी में पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है। वाटर कूलर लगाया गया है प्लेटफॉर्म पे, कम से कम 2। इसके अलावा जो कैटरिंग स्टॉल्स है वहाँ पे रेल नीर का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराई गई है और अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है कि किसी भी स्टॉल पे रेल नीर की कोई भी शॉर्टेज हो रही हो। और ये इंश्योर हम लोग कर रहे हैं लगातार इंस्पेक्शंस और इसमें हम लोग मॉनिटरिंग के द्वारा कि कोई भी किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग यात्रियों से न की जाए। इसके अलावा वाटर वेंडिंग मशीन्स आप देख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे टेंडर लगाया गया है, जिसमें कि यात्री अगर कम पैसे पे अपने वाटर बोतल में, अपने कंटेनर में पानी लेना चाहें तो कम रेट में भी एक शुद्ध पानी उनको वाटर वेंडिंग मशीन्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। आज मैं खड़ा हूं कानपुर सेंट्रल स्टेशन में। आइए देखते हैं जो यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं उनको क्या प्लेटफॉर्म पर ठंडा पानी मिल रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, आइए हम जानते हैं। उन्होंने पानी की बोतल खरीदी है, क्या उन्हें सर आपने अभी पानी लिया है, किस तरीके से पानी है? ठीक है, 5 रुपए ले रहे हैं, ठीक है पानी ठंडा। कोई ओवर चार्ज ना। जैसा कि आपने देखा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जो भी यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं उनको ठंडा पानी मिल रहा है और किसी तरीके से कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं करी जा रही है। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में स्थित मुकर्रम इंटर कॉलेज के पास सागर रेस्टोरेंट में खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। ये रेस्टोरेंट केवल खाना खिलाने के नाम पर चलता है, लेकिन इसके अंदर शराब परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेस्टोरेंट रिहायशी इलाके में स्थित है और उसके पास ही एक स्कूल भी मौजूद है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर इसका सीधा और बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेस्टोरेंट में नशा करने वालों की भीड़ रहती है, जिससे क्षेत्र का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। बावजूद इसके अब तक प्रशासन या पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी शय पर ये रेस्टोरेंट धड़ल्ले से अवैध गतिविधियां चला रहा है। इलाके के लोगों ने इस संबंध में थाना पहासू में तहरीर देकर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस की चुप्पी और प्रशासन की उदासीनता से जनता में नाराजगी है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां एक जागरूक नागरिक ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस भयावह हादसे पर कुछ कहने के लिए शब्द भी कम पड़ते हैं। ये दुर्घटना केवल तकनीकी विफलता या मानवीय भूल का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उन सैकड़ों परिवारों के लिए जीवन भर का दर्द बन गई जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस हादसे को एक राष्ट्रीय शोक की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि देश के लिए एक असहनीय क्षति है। सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे कई परिवारों की जिंदगी एक पल में बदल गई। उन्होंने सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। नागरिक ने यह भी कहा कि इस हादसे ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कितना अस्थिर है और विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है।
और अब खबर जालौन से है, जहां जिला मुख्यालय उरई स्थित ARTO कार्यालय में लग रहे दलालों की जमघट की सूचना पर डीएम व एसपी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौके से 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीएम ने हर पटल का निरीक्षण किया, साथ ही पटल पर बैठे बाबुओं को सख्त हिदायत भी दी। देखिए, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में आज जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से ये औचक निरीक्षण किया गया है और औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय की प्रणाली देखी गई है। को यहाँ पर 2 कुछ व्यक्ति भारी संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ के लिए उनको रखा गया है और जनता से अपील की गई है कि जो भी कार्य है वह अपने दलालों के माध्यम से ना करा के सीधा ARTO से संपर्क करके कराएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत खुड्डा गोपाली मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। मुजफ्फरनगर के खुड्डा गांव निवासी सद्दाम अपनी पत्नी शहनाज और बेटी अफरा के साथ बाइक से ससुराल तलहेड़ी जा रहे थे। रास्ते में सामने आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सद्दाम और उसकी बेटी अरफा को मृत घोषित कर दिया। यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।